नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ अर्पिता माथुर। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों के साथ। उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा का मंगलवार से शुरू होगा सत्र। राज्यपाल के अभिभाषण से होगी सत्र की शुरुआत। 31 मार्च को लेखानुदान विधेयक किया जाएगा पारित। उत्तराखंड में करारी हार के बावजूद कांग्रेस के नहीं बदले हालात। नेता प्रतिपक्ष और प्रदेशाध्यक्ष के नाम पर भी नहीं बनी सहमति। कांग्रेस आलाकमान की ढिलाई से बिगड़े हालत। उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं 12वीं की परीक्षाएं शुरू। 2 साल बाद हो रही ऑफलाइन एग्जाम। प्रदेश में बनाए गए 1333 परीक्षा केंद्र। 2,42,000 से अधिक परीक्षार्थी दे रहे इम्तिहान। काशीपुरा के बन्ना खेड़ा मार्ग पर सड़क हादसा। मजदूरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 50 मजदूर घायल। इलाज के दौरान महिला श्रमिक की मौत। उधम सिंह नगर के किच्छा में 2 कारों की भिड़ंत। 2 कारें आमने सामने टकराई। हादसे में पति पत्नी की मौत, बच्चे घायल। चाचा की बरसी में जा रहा था मृतक परिवार। चलिए अब रुक कर लेते हैं खबरों की ओर, जहां उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा का 3 दिवसीय पहला सत्र मंगलवार से शुरू होगा। तो वहीं 30 मार्च को नए वित्तीय वर्ष के प्रथम 4 महीने के लिए लेखानुदान प्रस्तुत किया जाएगा। सत्र की कार्यसूची भी तय कर ली गई है, जिसे लेकर विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल की ओर से इस संबंध में सभी विधायकों को पत्र भेजकर सूचना भी दे दी गई है। सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू होगी और अगले दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के बाद सरकार की ओर से नए वित्तीय वर्ष में राज्य के खर्चे के लिए लेखानुदान प्रस्तुत किया जाएगा। तो वहीं 31 मार्च को लेखानुदान विधेयक पारित भी किया जाएगा। उत्तराखंड विधानसभा सत्र मंगलवार से शुरू होने जा रहा है। तो वहीं सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्षी दल कांग्रेस भी तैयार नजर आ रही है। जहां 2017 के विधानसभा चुनाव में 11 सीटें जीतकर विपक्ष की भूमिका निभाने के बाद इस बार भी 2022 के विधानसभा चुनाव में 19 सीटें जीतने के बाद कांग्रेस फिर से विपक्ष की जिम्मेदारी संभालने वाली है, जिसे लेकर बीजेपी को तमाम मुद्दे पर घेरने का दावा भी किया जा रहा है। देखिए, जो महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण होता है वो सरकार की दशा दिशा दृष्टि, उनके आंख कान नाक, कितनी पैनी नज़र इस प्रदेश की व्यवस्थाओं पे, जो कि आर्थिक सामाजिक न्यायिक व्यवस्थाएं हैं, उन पर कितनी पैनी नज़र बना के सरकार ने रखी है और क्या उनका मास्टर प्लान है, गवर्नर साहब के अभिभाषण के बाद पता लगेगा। और देखिए, जो यहाँ की क्षेत्रीय समस्याएं उनको तो हम पूरा उठाने के लिए मजबूती के साथ, जैसे पहले यहाँ से हमेशा मजबूती के साथ सदन में माता जी ने आवाज़ उठाई, मेरी आशा यही है कि उसी मजबूती के साथ, उन्हीं संसदीय परंपराओं के साथ यहाँ की जो ज्वलंत समस्याएं, चाहे हम आईएसबीटी की बात करें, चाहे हम जू की बात करें, चाहे हम रिंग रोड की बात करें, चाहे स्टेडियम जिसका हैंडओवर ये सरकार नहीं ले पाई, खेल और खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़ा नुकसान पिछले 5 वर्षों में हुआ है। तो इन सारी समस्याओं को लेके बिल्कुल हम सदन में मुखर भी होंगे और मेरा प्रयास ये रहेगा कि समन्वय बैठाकर
संबंधित मंत्रालय से या माननीय मुख्यमंत्री जी के उनसे दफ्तर से इन कार्यों को कराने की गति। तो विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस ने 5 राज्यों के अध्यक्षों का इस्तीफा लिया था, लेकिन अभी तक सीट खाली है। उत्तराखंड में प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति अभी तक नहीं हो पाई है। इसी को लेकर कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह ने कहा कि दोनों ही पदों पर जल्द नियुक्ति होगी। कब होंगे सवाल पर प्रीतम सिंह ने कहा कि कब होगा इसका जवाब देने की शक्ति उनके पास नहीं है। विपक्ष भी होगा और साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष। कब होगा समय? ये मैंने कहा ना कि अगर मेरे में ये अधिकार निहित होते कि कब नेता प्रतिपक्ष का चयन होना है, कब प्रदेश अध्यक्ष का चयन होना है, तो मैं जवाब दे देता। ये अधिकार मुझमें निहित नहीं है, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व में निहित है और मैं समझता हूँ कि शीघ्र इस दिशा में राष्ट्रीय नेतृत्व जो है कदम उठाने का काम है। तो वहीं विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड में कांग्रेस की करारी हार के बाद जहां कांग्रेस सिर्फ 19 सीटों पर ही सिमट गई है, अब कांग्रेस अपनी हार का मंथन करने में जुटी हुई है। कांग्रेस में न तो अभी तक प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर सहमति बन पाई है और न ही नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान हुआ है। वहीं नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष को लेकर 19 विधायकों तक सिमटी कांग्रेस में तमाम विधायक अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। इसी बीच हल्द्वानी विधानसभा सीट से नवनिर्वाचित विधायक सुमित हृदेश का बयान सामने आया है। सुमित हृदेश का कहना है कि अनुशासन को लेकर कांग्रेस को बीजेपी से सीखना चाहिए। जिस तरह से बीजेपी में हर बात पार्टी फोरम में रखी जाती है और बीजेपी हाईकमान का निर्णय ही सर्वमान्य होता है, उसी तरह कांग्रेस को भी अपनी बात पार्टी फोरम पर रखनी चाहिए, न कि अन्य माध्यमों से। हरिद्वार में दिव्य प्रेम सेवा मिशन का रजत जयंती समारोह आयोजित हुआ, जिसमें योग गुरु बाबा रामदेव ने भी शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कुष्ठ रोगियों की सेवा करना एक बड़ा कार्य है, जो कि नोबेल पुरस्कार के साथ भारत रत्न का भी हकदार है। साथ ही उन्होंने कहा कि अलग अलग तरह के कैंपिंग देश भर में चलाए जाते हैं। तो वहीं कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के शिरकत करने पर बाबा रामदेव ने आभार जताया। 550 कुष्ठ रोगियों के बच्चों की सेवा और लगभग ऐसे ही 400-500 जो कुष्ठ रोगी हैं उनकी सेवा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है। 2-4 बच्चों को भी संभालना एक बहुत बड़ा काम होता है। 550 कुष्ठ रोगियों की बच्चों के निरंतर पिछले 25 वर्षों से सेवा का एक बहुत बड़ा ये कीर्तिमान है। इसलिए मैंने कहा यह नोबल कार्य है और दिव्य प्रेम सेवा मिशन नोबल पुरस्कार का हकदार है, भारत रत्न का हकदार है। इतना बड़ा कार्य किया आदरणीय भाई आशीष जी ने, संजय जी ने। दिव्य प्रेम सेवा मिशन ने सेवा साधना संबोधि की लगभग 25 सालों की यात्रा तय की है और 25 सालों की यात्रा पर एक रजत जयंती कार्यक्रम हम लोगों ने मनाया। पिछले 1 वर्ष से ये पूरा कार्यक्रम चल रहा है। इसका उद्घाटन पिछले 11 मार्च में हुआ था। इसमें मादरणीय सरसंघ चालक जी की उपस्थित हुई थी, उन्होंने उद्घाटन किया था। आज समापन था। आज महामहिम भारत के राष्ट्रपति माननीय रामनाथ कोविंद जी उपस्थित थे। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को और जो सेवा का संदेश लेकर जन जन में जा रहे हैं उनको आशीर्वाद दिया और समाज को मोटिवेट किया। स्वामी विवेकानंद जी की कथन जो नर सेवा नारायण सेवा है उसको उद्धृत करते हुए उन्होंने कहा कि सभी को समाज के सेवा के साथ लगना चाहिए। प्रेम से यहाँ के माननीय राष्ट्रपति महोदय 1997 से दिव्य प्रेम सेवा मिशन से जुड़े हुए हैं और उन्होंने दिव्य प्रेम सेवा मिशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। और मिशन बेसिकली कुष्ठ रोगियों की चिकित्सा और उनके स्वस्थ बच्चे जो होते हैं उनके लिए उनके शिक्षा, संस्कार, स्वावलंबन, इस पर काम कर रहे हैं।
उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गई है। परीक्षा के लिए प्रदेश भर में बनाए गए 1333 केंद्र बनाए गए हैं। इसमें 191 संवेदनशील और 18 अति संवेदनशील परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। तो वहीं 2,42,000 से अधिक परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। आपको बता दें, बोर्ड परीक्षा 18 अप्रैल तक चलेंगी। उत्तराखंड बोर्ड के 10वीं की परीक्षा के लिए 1,29,785 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। तो वहीं 12वीं बोर्ड की परीक्षा के लिए कुल 1,13,000 से ज्यादा छात्रों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। सितारगंज विधानसभा क्षेत्र के शक्ति फार्म में कला कुसुम आर्ट और कल्चर संस्था तथा कला कुसुम आर्ट गैलरी की ओर से जिला स्तरीय कला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के तमाम स्कूल्स के बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं कला प्रतियोगिता का शुभारंभ आप नेता अजय जायसवाल, प्रख्यात कलाकार तीर्थंकर विश्वास, पुष्पा जोशी और अनामिका ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। जहां कला प्रतियोगिता में करीब 500 बच्चों ने हिस्सा लिया और एक से बढ़कर एक सुंदर आकृतियां बनाकर रंग भरे। वहीं इस दौरान बच्चों को उपहार देकर भी सम्मानित किया गया। कोई आर्टिस्ट छुपा हुआ होता है तो वो पता ही नहीं लगता कि वो उसके अंदर क्या है। यहाँ ने ऐसा किया कि सारे बच्चे के अंदर में क्या है वो निकाल के लाने के लिए कोशिश किया है। हम उसी को थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं। इनमें से कुछ ना कुछ आर्टिस्ट ऐसे बनेगा जो हम लोगों से भी ऊपर चले गए। तो ये हम चाहते हैं कि यहाँ की बच्चे कुछ ना कुछ तो करें लाइफ में, और इसलिए ये जो उन्होंने जो आर्ट गैलरी खोला है ये एकदम प्रोफेशनल आर्ट गैलरी है। और कहीं भी दिल्ली का बोलो या बॉम्बे का बोलो, किसी का भी आर्ट गैलरी से ये कम नहीं है। कम से कम इतना तो है ही है। इसमें जितना पेंटिंग्स रखे हैं और भी वो आगे बढ़ेंगे और भी पेंटिंग आएगा। तो वहीं उत्तरकाशी के बड़कोट में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से घर में आग लग गई, जिससे घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। गनीमत रही कि समय रहते घर के सभी सदस्यों को बाहर निकाल लिया गया, जिससे कि जनहानि नहीं हुई। के बन्ना खेड़ा मार्ग स्थित विक्रमपुर मोड़ पर मजदूरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली सड़क किनारे पलट गई, जिसमें 50 से ज्यादा मजदूर घायल हो गए, जिसके बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां इलाज के दौरान मजदूरों की मौत हो गई। तो वहीं मामले को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मंजूनाथ टीसी सहोता हॉस्पिटल पहुंचकर घायलों का कुशलक्षेम जाना और पुलिसकर्मियों को घायलों की देखरेख करने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। दुर्घटना हुई है। जैसे आप सबको पता है कि ट्रैक्टर ट्रॉली कल रात को पलट गई है बाजपुर के पास पुराना फार्म्स के निकट, जिसमें 55 प्लस लोग थे। उसमें अनफॉर्चुनेटली 2 लोगों की कैजुअलिटी हुआ है। जो बाकी जो नॉर्मल से लेकर सीरियस तक जो भी इंजर्ड है सभी इसी हॉस्पिटल में एडमिटेड है। तो एक बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे काशीपुर में एक न्यूरो सर्जन है सहोता, डॉक्टर सहोता साहब, वो बहुत अच्छा इलाज कर रहे हैं। तो कुछ 5 पेशेंट्स आईसीयू में है एंड बाकी सब नॉर्मल इंजरीज है एंड कुछ लोगों को बोन डैमेज है, जैसे फ्रैक्चर्स होता है, वो सब भी कर रहे हैं वो हैंडल। तो लेट अस सी हाउ इट प्रोसीड्स अभी तक को। तो हमारी तरफ से निर्देश ये है कि पुलिस फोर्स को कि यहाँ पे एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स लगा के रखेंगे, नॉट ओनली फॉर द सिक्योरिटी, फॉर अ कोऑर्डिनेशन। तो हॉस्पिटल और प्रशासन और पब्लिक और परिवार वालों के साथ कोऑर्डिनेशन के लिए हम पुलिस फोर्स को तैनात कर रहे हैं और हम हर संभव सहायता करेंगे। तो वहीं उधम सिंह नगर के किच्छा में 2 कारों की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में पति पत्नी की मौत हो गई, जबकि उनके दोनों बच्चे घायल हो गए। इसके अलावा दूसरी कार का चालक राजीव कुमार भी घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार में फंसे शवों को बमुश्किल बाहर निकाला और घायलों को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया। जानकारी के अनुसार लालकुआं के जवाहर नगर निवासी अमित सक्सेना अपनी पत्नी दीप्ति सक्सेना अपने दोनों बच्चों के साथ सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने बरेली जा रहे थे।
एक जोड़ा पति पत्नी की मृत्यु हुई, जिसमें एक पति का नाम जो है अमित सक्सेना है और पत्नी का नाम दीप्ति सक्सेना है। इनके साथ उनके 2 बच्चे थे, वो घायल हैं, जिन्हें हार्ट सेंटर रेफ़र कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त जो दूसरी गाड़ी थी उसमें 4-5 लोग थे, उनमें एयरबैग था, वो सेफ़ हैं, हालांकि उनके भी चोटें आई हैं और उनका इलाज चल रहा है। ये लालकुआं के रहने वाले हैं। कोटद्वार के मुख्य डाकघर के कर्मचारियों ने विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल शुरू कर दी है और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तो वहीं डाकघर में काम कराने पहुंची जनता परेशान नजर आई। हड़ताली कर्मचारियों का कहना है कि पुरानी पेंशन बहाली समेत अन्य मांगों को लेकर 2 दिवसीय हड़ताल की जा रही है। तो वहीं मांगे पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की भी चेतावनी दी गई है। विभागों का निजीकरण बंद करो, कर्मचारी एक साथ। आज 28 और 29 मार्च 2022 को ऑल इंडिया पोस्टल एम्प्लॉयज यूनियन ग्रुप सी के जितने भी हमारे पौड़ी मंडल के, अल्मोड़ा मंडल के, पिथौरागढ़ मंडल के, चमोली मंडल के और टिहरी मंडल और देहरादून मंडल के जितने भी ग्रुप सी हमारे ये जो कर्मचारी हैं, इनकी 2 दिवसीय हड़ताल है। और इस हड़ताल में हमारी जो मुख्य मांगे हैं वो है हमारी पुरानी पेंशन बहाली को लेकर, और 5 दिन का जो हमारा कार्यकाल है उसको लेकर भी है, और तीसरा जो है हमारा विभागों का निजीकरण हो रहा है, इसके लिए भी है। इसके साथ साथ जो हमारा पीए काडर है, इसमें 1-2 साल में इतना बैकलॉग आने वाला है कि आगे वैकेंसी ही क्रिएट नहीं हो रही है। तो हमारी जो उच्च पद हैं HSG 1-2 को लेकर वो पद भरे जाने हैं, और तभी जाके हमारा जो पीए काडर का जो पोस्ट है ये वैकेंट होंगी, और इस कारण से ये इसमें भर्ती में वो होंगी। सरकार आगे हमारा एक ही होगा कि 2024 से पहले हम चाहते हैं कि देशव्यापी हड़ताल होगी, अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी, अगर ये मांगे नहीं पूरी होती हैं तो। क्या नाम है? मेरा नाम अजय रावत है, मंडलीय। उत्तराखंड में एक बार फिर दहेज प्रताड़ना का शिकार महिला फांसी पर झूल गई, जहां काशीपुर के ITI थाना क्षेत्र में नवविवाहिता दहेज की प्रताड़ना सहन नहीं कर पाई और उसने खुदकुशी कर ली। परिजनों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस ने शव कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। गौरतलब है कि दहेज जैसी कुप्रथा के खिलाफ मंचों पर बड़े बड़े भाषण दिए जाते हैं। महिलाओं के उत्थान और उनके सशक्तिकरण के लिए भी लाखों संगठन और सरकार काम कर रही है। बावजूद इसके दहेज का दंश झेलने वाली महिलाएं आज भी अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेती हैं। सामाजिक जागरूकता के नाम पर दहेज का डंक आज भी घर की लक्ष्मी को डस रहा है। बहन पे कुछ इन्होंने थोड़ी परेशानी डाली। हमने अपनी बहन, हमारी बहन यहाँ भी रुकी 2-4 दिन, फिर ये ले गए बुला के। उसके बाद में अब परसों की मंगलवार की बात है, ये मंगलवार के दिन लेके गए थे हमारी बहन को बुला के, हमने भेज दिया राजीनामे में। अब वहाँ से फ़ोन आता शाम को 10 बजे कि ऐसा तुम्हारी बहन ख़त्म हो गई। हमारी बहन के ससुर ने ही फ़ोन करा था, फिर किसी ने फ़ोन नहीं करा, ना कोई बात हुई। हम वहाँ पहुँचे तो खाली वहाँ पे हम 3 जने पाते हैं बस, एक लड़का, लड़की की माँ और एक लड़की, बस और कोई नहीं, ना कुछ नहीं। अब हम पुलिस से ये मांग करते हैं कि हमें बस इंसाफ मिल जाए। ये एक बाजपुर निवासी एक लड़की की शादी हमारे यहाँ परमानंदपुर में हुई थी। लड़की का नाम साजिया, उम्र 20 वर्ष है। लगभग 1.5 साल पहले उसकी शादी हुई थी यहाँ, जिसमें कल जो है किन्हीं कारणों से इनके आपस में विवाद हुआ। तो विवाद के बाद उसने आत्महत्या कर ली है, जिसका पोस्टमार्टम कराया गया और बाद पोस्टमार्टम बॉडी जो है उनके घर वालों को सुपुर्द की जा चुकी है। अब तहरीर आएगी तो उस हिसाब से करेंगे। 9, 9:30 बजे 10 टाइम का होगा कि तो नहीं पता, तो सुसन ने फ़ोन करा तुम्हारी लड़की ख़त्म हो गई। उसके बाद फ़ोन काट दिया। हम गए बाजपुर थाने में, उन्होंने कहा कि तुम अपनी रिपोर्ट लिखवाओ पट्टी जाकर। पट्टी कही तो उन्होंने कही काशीपुर लिखवाओ। जब काशीपुर हम गए, जब जाकर हमने वहाँ बताया, जब जाकर वो लोग आए, जब देखा हम वहाँ पहुँचे, लड़की हमारी चारपाई पे पड़ी थी दहेज के मारे। वहीं उत्तराखंड ट्रेड यूनियन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार
श्रम कानूनों को समाप्त करने में लगी है। साथ ही ये भी कहा कि मजदूरों को गुलामी की ओर धकेल रही है। इस मौके पर एटक के उपाध्यक्ष समर भंडारी ने कहा कि सरकार 29 श्रम कानूनों के स्थान पर लाई जा रही 4 श्रम संहिताओं को रद्द करे और 12 घंटे काम करने के आदेश को भी रद्द करे। वहीं इंटक के प्रदेश अध्यक्ष हीरा सिंह बिष्ट ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 4 श्रम संहिता अभी लागू नहीं हुई है, किंतु विभिन्न सरकारी संस्थानों और निजी संस्थानों में खुल्लम-खुल्ला श्रम कानूनों का उल्लंघन किया जा रहा है। कई वर्षों से वहां काम कर रहे श्रमिकों को बिना किसी ग्रेजुएटी और देयों के संस्थानों से निकाला जा रहा है। वहीं केंद्र सरकार लाभ के संस्थानों को निजी हाथों में सौंप रही है, इसलिए केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में ये प्रदर्शन करना पड़ रहा है। तो A1 उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।